गुड मॉर्निंग दोस्तों, आज है 28 दिसंबर और आज हम पढ़ने वाले हैं महाजनपद काल। ये हिस्ट्री सीरीज का चौथा लेक्चर है। क्या क्या पढ़ेंगे आज? तो द्वितीय नगरीकरण के क्या कारण रहे, तब सामाजिक क्षेत्र में क्या परिवर्तन हुए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में। फिर एक जो सवाल पूछ सकता है, मगध के उत्कर्ष के कारण बताइए। और चौथा सवाल, प्रथम नगरीकरण व द्वितीय नगरीकरण में प्रमुख अंतर कौन से रहे। तो चलिए, अच्छा एक और चीज़ नोट करिएगा, आज है 28 दिसंबर और आज ही के दिन 28 दिसंबर सन 1885 को कांग्रेस का गठन हुआ था। यह भी इतिहास से संबंधित है। पहला सवाल, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व द्वितीय नगरीकरण के क्या कारण रहे। तो पहला पॉइंट, हम इसी तरह पॉइंट में उत्तर लिख के आएंगे, तो मैंने भी उसी तरीके नोट्स बनाए अपने। तो पहला, कृषि उत्पादन में वृद्धि हो गई थी 6ठी ईसा शताब्दी पूर्व। कैसे हुई? लौह उपकरणों का प्रयोग खेती के लिए होने लगा, हल बख्तर वगैरह बनने लगे थे। हमने देखी थी कि उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज तो हो गई थी, लेकिन उसका यूज़ सिर्फ हथियार बनाने में हो रहा था। इस काल में उसका यूज़ खेती में होने लगा। फिर धान की रोपाई पद्धति का विकास हो गया, मतलब दलदली जमीन में धान की रोपाई होने लगी। फिर दासों का कृषि क्षेत्र में उपयोग होने लगा। हमने देखा था ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल में दासों को घर के कामों में लगाया जाता था, लेकिन 6ठी शताब्दी में क्या हो गया, उनका यूज़ खेती में करने लगे। फिर चौथा पॉइंट, बौद्ध व जैन धर्मों के द्वारा पशु बलि पर पाबंदी लगा दी गई। इसके कारण क्या हुआ, जो बैल वगैरह थे उसका यूज़ खेती में होने लगा था। तो इस तरीके से कृषि उत्पादन में वृद्धि हो गई। फिर दूसरा पॉइंट आता है, शिल्प उद्योग का विकास हो गया। क्यों हो गया? इस काल में पता 18 प्रकार के शिल्प उद्योग हमें देखने को मिलते हैं, जैसे लोहार, बढ़ई, चर्मकार, रंगकर्मी। चर्मकार से क्या हो गया, चर्मकारों ने पैर के जूते बनाए तो सैनिक अब है ना बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ सकते थे। लोहार ने हथियार बना दिए, बढ़ई ने रथ बना दिए। इससे क्या हो गया कि मगध का उत्कर्ष हो गया और इस काल में 6ठी शताब्दी पूर्व तेजी से विकास हो रहा है। तीसरा, व्यावसायिक संगठनों का उदय। इस काल में श्रेणी नामक एक संगठन बनकर उभरा। यह आपसे 3 मार्कर में पूछ सकता है। और ये क्या करता था, बैंकों की तरह लोन भी देता था। माप तोल के पैमाने तथा मूल्यों का निर्धारण वस्तुओं का श्रेणी करती थी। आगे देखते हैं चौथा पॉइंट, नियमित मुद्रा का प्रचलन, मतलब आहत मुद्रा इस काल में बनने लगी थी। पांचवा पॉइंट, वाणिज्य व्यापार का विकास हो गया इस काल में। आंतरिक तथा बाह्य व्यापार होने लगा, नावों का प्रयोग होने लगा था। प्रमुख व्यापारिक केंद्र कौन कौन से थे? तो प्रतिष्ठान, उज्जैन और विदिशा इस काल के 6ठी ईसा पूर्व ये प्रमुख व्यापारिक केंद्र थे। फिर यातायात साधनों का विकास हो गया। हमने बताया था ना, बढ़ई वगैरह रथ वगैरह बनाने लगे थे। तो इस काल में नवीन मार्गों की खोज हो गई। और प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से? तो ताम्रलिप्ति और भड़ोज प्रमुख बंदरगाह थे। इसके थ्रू विदेशों में हम सामान भेज देते थे। फिर 7वां कारण, बौद्ध एवं जैन धर्मों का उदय हो गया। तो इन्होंने ऐसा क्या कर दिया, तो इन्होंने बोला भैया कर्ज लेना और देना सूदखोरी नैतिक है, कोई अनैतिक कार्य नहीं। इससे पहले ब्राह्मणवादी धर्म बोलता था कि भैया कर्ज लेना पाप है। दूसरा, पशु बलि पाबंदी लगा दी। जैसा कि मैंने बताया था, पशु बलि पाबंदी लगाने से खेती में वृद्धि हो गई। तो ये हो गए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के द्वितीय नगरीकरण के प्रमुख कारण। अब देख लेते हैं दूसरा सवाल जो आपसे पूछ सकता है कि भैया 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व प्रमुख सामाजिक क्या परिवर्तन हुए। तो पहला जो परिवर्तन हुआ था उत्तर वैदिक काल के बाद 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में, वो हुआ वर्ण व्यवस्था में तनाव हो गया। कैसे हो गया? हमने देखा कि व्यापारिक नगर वगैरह बनने लगे, तो इससे क्या हुआ, राजा मजबूत हो गया। राजा मतलब क्षत्रिय मजबूत हो गए। क्षत्रियों के पास बराबर मात्रा में टैक्स कलेक्शन होने लगा। तो जब ये टैक्स कलेक्शन हो गया, ये मजबूत हो गए, लेकिन अभी भी वर्ण व्यवस्था में क्षत्रियों का दूसरा स्थान था। तो इसी कारण हम देखते हैं कि बौद्ध और जैन धर्मों का जो उदय हुआ, इनके जो संस्थापक रहे थे वो कौन रहे, वो क्षत्रिय रहे। फिर दूसरा पॉइंट, जाति व्यवस्था का उदय हो गया। जाति व्यवस्था जो है ना, अब हो गई थी भैया जन्म आधारित। ठीक है, वर्ण व्यवस्था से आगे निकलकर जन्म आधारित इस काल में जाति व्यवस्था हो गई। तीसरा पॉइंट, अस्पृश्यता का प्रचलन हो गया। इस काल में जो चौथा वर्ण था शूद्रों को अंतर्वर्ण विवाह और खान पान पर प्रतिबंध लगा दिया गया।
फिर चौथे पॉइंट में जाएगा, स्त्रियों की स्थिति में इस काल में गिरावट हो गई। ऋग्वैदिक काल में हम देखते हैं कि स्त्रियों की स्थिति बहुत मजबूत थी। उत्तर वैदिक काल में थोड़ी सी और गिरावट आ गई, उन्हें सभा समिति और बिदअत में भाग लेने का अधिकार नहीं रहा। और इस काल में स्त्रियों के तो भैया और वो बुरे दिन आ गए। सती प्रथा के प्रमाण हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि जो साम्राज्य विस्तार हो रहा था, सैनिक वगैरह थे, तो सैनिक वगैरह लड़ने जाते थे और उनकी मृत्यु होने के बाद महिलाएं सती हो जाती थी। दासों की स्थिति में गिरावट आई। हमने देखा था कि दास उत्तर वैदिक काल और ऋग्वैदिक काल में घर के कामों में यूज हो रहे थे, लेकिन इस काल में दासों का प्रयोग होने लगा था खेतीबाड़ी में, तो इनकी स्थिति और बद से बदतर हो गई। इस तरीके से हमने देख लिया क्या परिवर्तन आए 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व सामाजिक परिवर्तन। तीसरा सवाल जो आपसे पूछ सकता है कि मगध के उत्कर्ष के कारण बताइए, 11 नंबर और 5 नंबर में, 3 नंबर में भी पूछ सकता है कभी अगर उसका मन हुआ तो। मगध के उत्कर्ष के कारण में सबसे बड़ा जो हाथ था ना, उसकी भौगोलिक स्थिति का था। कैसे था? पहले भौगोलिक स्थिति अच्छी थी, तो इस कारण कृषि का विकास हुआ। कृषि का विकास हुआ क्यों हुआ? क्योंकि जो मगध था वो गंगा और ब्रह्मपुत्र के जलोढ़ के मैदान में स्थित था। अगर जलोढ़ का मैदान है जैसे कि आज उत्तर प्रदेश वगैरह, तो वहाँ पे क्या होगी? खेती बहुत अच्छी होगी। जलोढ़ की मिट्टी में हम जानते हैं सिंचाई के पर्याप्त साधन थे, नदियाँ अच्छी थी, और दासों का प्रयोग इस काल में कृषि में होने लगा था, तो मजदूर भी फ्री के मिल गए। और कृषि अधिशेष होगा तो व्यापार होगा। फिर दूसरा पॉइंट आता है शिल्प उद्योग का विकास। शिल्प उद्योग से क्या हुआ? मगध क्षेत्र में लोह धातु भंडार की प्राप्ति हो गई, वहाँ पे खदान मिल गई। खदान मिल गई तो शस्त्र का निर्माण होगा। शस्त्र निर्माण होगा तो लड़ाई वगैरह आप आसानी से करोगे, लड़ाई अच्छे से करोगे तो साम्राज्य का विस्तार होते चले जाएगा। फिर तीसरा पॉइंट क्या लिख के आओगे? वाणिज्य एवं व्यापार का विकास हो गया, तो आंतरिक एवं बाह्य व्यापार हमने बताया था। खेती होने लगी तेजी से, साम्राज्य विस्तार हो गया। खेती होगी तो अनाज खा लोगे, जो बच जाएगा उसे क्या बेच दोगे आप। इस काल में जो प्रमुख व्यापारिक मार्गों और जो प्रमुख इस काल के प्रमुख व्यापारिक मार्ग थे ना, उनका केंद्र जो था मगध से होकर गुजरता था। फिर चौथा पॉइंट क्या? मगध के उत्कर्ष के सबसे बड़ा मेन कारण था सैन्य शक्ति का विकास। तो सैन्य शक्ति का विकास कैसे हो गया? लोहों का प्रयोग अब शस्त्र निर्माण में होने लगा था। खेती के उपकरण तो बन ही रहे थे, लेकिन इस कारण शस्त्र निर्माण भी होने लगा। इस काल में जो क्या हुआ, मगध के आसपास जो था ना जंगल था, और जंगल में अच्छे खासे मोटे मोटे पेड़ हुआ करते थे। उन पेड़ों की लकड़ियों का यूज रथ बनाने में होने लगा। फिर तीसरा, इन जंगलों में उच्च कोटि के हाथी पाए जाते थे, तो हाथी सेना का निर्माण हो गया। अब जो पैदल सेना और जो हाथी सेना, तो हाथी रोंदते हुए चले जाते थे दूसरे सैनिकों को। फिर पांचवा पॉइंट आता है मगध की प्राकृतिक सुरक्षा। तो जो मगध था ना, ये मगध हो गया, ये पाटलिपुत्र हो गया, तो ये गंगा और दूसरी नदियों के दोआब क्षेत्र में स्थित था। तो अगर कोई यहाँ से आक्रमण करेगा तो ये गंगा नदी उसे रोक लिया करती थी। तो इस तरीके से मगध का प्राकृतिक दुर्ग निर्माण हो गया। फिर छठा पॉइंट, प्रगतिशील समाज था मगध का। यहाँ पर अभी तक ब्राह्मणवादी मान्यता का इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं था। वर्ण व्यवस्था कमजोर थी। अब वर्ण व्यवस्था कमजोर रहेगी तो क्या होगा? तो जो वैश्य है, क्षत्रिय है, शूद्र है, बाकी ब्राह्मण तो नहीं, तो ये तीनों जो लोग हैं ना सैनिक बन सकते थे। शूद्रों को भी सैनिक बनने की छूट थी मगध में। तो अगर शूद्रों को सैनिक बनने की छूट रहेगी तो क्या सेना बड़ी होगी। सेना बड़ी होगी तो आप दूसरे राज्यों को आसानी से जीत सकते हो। फिर सातवां पॉइंट आ जाता है मगध के शासकों का योगदान। बिल्कुल, अब आपके पास सेना हो गई, कृषि हो गई, सब कुछ अच्छा हो गया, लेकिन आपका राजा ही खराब है तो आप कैसे साम्राज्य विस्तार कर लोगे? तो राजा में कौन कौन से आ गए? बिंबिसार। तो बिंबिसार क्या करता था? पड़ोसी राज्यों की लड़कियों से या अपने बेटों की शादी उनसे कर देता था। तो इससे वैवाहिक नीति के द्वारा साम्राज्य का विस्तार होते चला गया। अजातशत्रु और चंद्रगुप्त मौर्य क्या करते थे? साम्राज्यवादी नीति अपनाते थे, मतलब ये लड़ाई लड़के जीतते थे। और अशोक था शांतिवादी नीति के थ्रू साम्राज्य का विस्तार करते चला गया। तो इस तरीके से हमने 7 पॉइंट देख लिए मगध के उत्कर्ष के कारण। ये सातों के सातों आप जरूर लिख कर आइएगा। चलिए अब देख लेते हैं अगला सवाल जो आपसे पूछेगा, प्रथम व द्वितीय नगरीकरण के में अंतर बताइए। तो प्रथम नगरीकरण कौन सा हो गया? सिंधु घाटी सभ्यता, और द्वितीय नगरीकरण हो गया महाजनपद का काल। तो ऐसे करके आप अंतर आधार
लिखोगे प्रथम नगरीकरण और द्वितीय नगरीकरण, तो ऐसे 3 आप खांचे बना दोगे। तो पहले काल में लिख के आओगे कालखंड। जब भी आप इतिहास की बात करो तो आपको कालखंड जरूर लिखना है। तो कालखंड कब से कब तक, तो सिंधु घाटी सभ्यता 2500 से लेकर 1750 ईसा पूर्व तक थी, हमें पता। और महाजनपद काल 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व। भौगोलिक क्षेत्र क्या था, तो सिंधु घाटी सभ्यता नदी घाटी सभ्यता थी जिसका भौगोलिक क्षेत्र सिंधु घाटी क्षेत्र था। और महाजनपद काल में क्या हो गया, गंगा यमुना दोआब, मैंने अभी बताया। फिर सिक्कों का प्रयोग, तो सिंधु घाटी सभ्यता में मोहरें थी, लेकिन मोहरों का यूज है ना मौद्रिक रूप से नहीं होता था, उनका पैसों की तरह यूज नहीं होता था। लेकिन महाजनपद काल में हम देखते कि चांदी से निर्मित सिक्कों का प्रयोग होने लगा। फिर आता है शहरीकरण की प्रवृत्ति कैसी थी, तो सिंधु घाटी में हमने देखे थे अति विकसित परिपक्व नगर थे, नगर सुनियोजित थे, 2 मंजिल मकान थे। लेकिन आगे चल के हम देखते हैं कि महाजनपद काल में जो नगरीकरण है वो प्रारंभिक अवस्था में, मतलब कच्ची ईंटों का प्रयोग हो रहा, नाली वगैरह उतनी अच्छी नहीं है ना। फिर आता 5वां पॉइंट लिख के आओगे क्या, तो वैदेशिक संपर्क। तो सिंधु घाटी सभ्यता में हमने देखा था मेसोपोटामिया से इनके विदेशी संपर्क थे, वहाँ से हम लार्जवत पत्थर वगैरह बुलाया करते थे। और महाजनपद काल में मध्य एशिया व दक्षिण पूर्वी एशिया से हमारे विदेशिक संपर्क थे, यहाँ पर हम सामानों का आयात व निर्यात करा करते थे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। प्लीज़ यार लाइक और सब्सक्राइब करते हुए जाइएगा।